فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असद परवेज़ है। मैं हम पूना से आया हूँ। अनीस सर के पास 2016 से हूँ। अनीस कुट्टी सर हमारे साउथ इंडियन ओरिजिन है उनका, लेकिन पैदाइश से पूना के अंदर ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल से मैथमेटिक्स की फ़ील्ड में एनडीए कहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये एक एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अनीस सर की 35 ईयर की एक्सपीरियंस में हमने 650 से ज़्यादा इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो ऑफिसर्स लेवल पर बच्चों को एंट्री दिलाई है, जिसमें बच्चा इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर लेवल पर जा कर के 15 ईयर की सर्विस देता है। ऑफिसर लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, तो उसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसकी हम तैयारी करवाते हैं पूना के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके पास 2016 से हूँ। किसी वजह से वो आ नहीं सके, तो इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर इंशाल्लाह लूँगा। तो मेरा इस लेक्चर का उन्वान है कि तालीमी मैदान के जो छूटे हुए मैदान हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस पर सबसे बहुत सारे ऐसे मैदान हैं जो हमसे छूट रहे हैं। अभी हमने देखा कि आज एक 11वीं 12वीं एक अहम साल होता है एक बच्चे के लिए। बच्चे का इसमें करियर डिसाइड होता है। तो हमारे जो बच्चे होते हैं 11वीं 12वीं के अंदर, उनको बस दो ही एग्ज़ाम के बारे में पता होता है। या तो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, तो वो नीट देता है। और ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो नीट के अंदर 25 लाख, 22 लाख, 23 लाख का फिगर होता है। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, नीट के लिए अटेम्प्ट करते हैं। डॉक्टर कितने बनते हैं ये भी देख लो। डॉक्टर लेस देन 1 लाख नंबर आता है, बाकी बच्चों का क्या। इंजीनियरिंग के लिए, टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए JEE का एग्ज़ाम होता है। स्टेट लेवल पर CT होती है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो जैसे ISER का एग्ज़ाम होता है, रिसर्च फेलोज़ के लिए। ये सारे कॉमन एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे बच्चों को ऑलरेडी पता है, और सारी रेस उधर ही लगी हुई है। तो इन दोनों चीज़ों के अलावा, जैसा कि मौलाना ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा कि जो छूटे हुए मैदान हैं उन्हें भी हमें कवर करनी चाहिए। तो एक छूटा हुआ मैदान ये है कि हमें डिफेंस करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना कैसे है। अगर बच्चा मिलिट्री में एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से UPSC, कितने लोग जानते हैं UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC की तरफ से NDA का एग्ज़ाम होता है। UPSC की तरफ से प्री ग्रेजुएशन लेवल पर एक ही एग्ज़ाम होता है, उसका नाम NDA है। NDA जैसे ही बच्चा 11वीं पास होकर के 12वीं में दाखिला लेता है, तो दाखिला लेते वक्त ही NDA के साल भर में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहला एग्ज़ाम अप्रैल में होता है और दूसरा एग्ज़ाम सितंबर में होता है। दोनों एग्ज़ाम में अगर किसी एक एग्ज़ाम में भी बच्चा पास हो जाता है, रिटर्न क्लियर करता है, तो उसके आगे के रास्ते आसान हो जाते हैं। तो ये दोनों सब 12वीं में बच्चा गया, 12वीं पास होने की ज़रूरत नहीं है। नीट JEE अब बच्चा 12वीं पास होने के बाद देता है, लेकिन NDA का एग्ज़ाम 12वीं में रहते हुए ही दे सकता है। 18.5 साल तक की उम्र तक वो बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। 12वीं पास हो गया, उसके बाद भी कुछ अटेम्प्ट रह जाते हैं 18.5 साल तक की उम्र से पहले। तो NDA का जो सिलेबस होता है, उसके अंदर मेजरली मैथ्स होता है। मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से करना होता है बच्चों को। उसके बाद दो रिटन टेस्ट में 2 पेपर्स होते हैं, गैट का और मैथमेटिक्स का, जिसमें मैथमेटिक्स मेन है। अगर आप मैथ्स का कट ऑफ नहीं क्लियर करते हो तो गैट का आपका पेपर चेक भी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपको ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकूँ कि हमें हमारे बच्चों को इस लाइन से भी हमें गाइडेंस देना है कि बच्चा अगर 12वीं में है तो वो NDA का एग्ज़ाम भी दे सकता है। अगर उसने मैथमेटिक्स नहीं लिया, साइंस नहीं लिया, तो आर्ट्स और कॉमर्स के थ्रू भी वो ऑफिसर लेवल पर एंट्री ले सकता है। उसके भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ NDA की, उसमें बच्चा डायरेक्ट ऑफिसर लेवल पर एंट्री लेगा। मतलब बच्चा अभी 18 साल का है, 12वीं पास किया,
उसने एनडीए क्रैक करके एसएसबी क्रैक करके ऑफिसर बन गया, तो उसका 4 साल पहले ये होता है, मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। पूना के अंदर 7,000 एकड़ का कैंपस है, इसी नाम से नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए। 7,000 एकड़ के कैंपस में उसका 4 साल का ट्रेनिंग होता है। 4 साल के ट्रेनिंग में बच्चे का पूरा ग्रेजुएशन, पूरा खर्चा, रहने का, खाने का, सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट खर्चा उठाती है। 4 साल की ट्रेनिंग में उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है, ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है। 4 साल के बाद जब उसको डिग्री हाथ में आती है तो उसी दिन उसको स्टार लग जाता है। बच्चा 18 साल की उम्र में एंट्री लिया था, 4 साल के ट्रेनिंग में 18 4 22 हो गए, स्टार मिल जाता है, ऑफिसर लेवल एंट्री हो जाती है और बच्चे की सर्विस भी शुरू हो जाती है इमीडिएटली। अब 22 साल से अगर उसने सर्विस शुरू किया, मिनिमम इंडियन गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है कि 15 ईयर की सर्विस मिनिमम देनी होती है। 22 और 15 मिला लो, 37 ईयर की एज में बच्चा रिटायरमेंट ले सकता है। रिटायरमेंट लेते तक उसकी सैलरी जो चली जाती है, इनिशियल बिगिनिंग सैलरी मैं आपको बताऊँ ना, 80,000 से लेकर के 1,25,000 तक बिगिनिंग। जब वो स्टार मिलता है पहली बार तो उसकी सैलरी उसके परफॉर्मेंस, एकेडमिक्स जो 4 साल की ट्रेनिंग है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसकी सैलरी डिसाइड होती है। तो आखिरी दर्जे में 80,000 तो मिलने ही मिलने हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो ग्रो करता है, हर साल, हर 1.5 साल में उसका प्रमोशन भी होते रहते हैं। प्रमोशन के हिसाब से 15 साल में उसकी जो लास्ट सैलरी की हाफ पेंशन आती है। और पेंशन 37 ईयर की एज में अगर बच्चा रिटायरमेंट लेता है तो बिफोर 40 उसकी पेंशन ही 1.5 लाख हर महीने की आती है और ज़िंदगी भर आते रहेगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त है। बिफोर 40 हमारे बच्चे जो है रिटायरमेंट ले करके ये कर सकते हैं। और फिर जैसे ही बच्चा रिटायरमेंट लेता है, हमने देखा, हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं। अगर बच्चा एयरफोर्स में है तो 500 ईयर्स का उसके पास अगर फ़्लाइट टाइम होगा तो 500 आवर्स का अगर फ़्लाइट टाइम होगा उसका, तो इमीडिएटली इंटरनेशनल एयरलाइन से उसको कॉल आता है। जैसे ही रिटायरमेंट होता है उसका, इमीडिएटली इंटरनेशनल एयरलाइन से उसको कॉल आता है और उसको ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आगे की भी मिलती है। तो वो चाहे तो रिटायरमेंट भी ले सकता है और आगे काम भी कर सकता है। तो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसकी शुरुआत जो करनी है हमें, वो 12वीं से नहीं करनी है, वो 11वीं से नहीं करनी है। इसकी शुरुआत स्कूल लेवल पर करनी होगी, जब बच्चा ये कर पाएगा। मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया आएगा कि कितने बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और कितने बच्चे एनडीए क्रैक करते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो एग्ज़ाम होता है वो 12वीं लेवल पर होता है, जैसा कि मैंने बताया। हर साल तकरीबन 8 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए ये होते हैं, ये अप्लाई करते हैं। सबसे पहली स्टेप है रिटन एग्ज़ाम, साल में 2 बार होता है। 8 लाख बच्चे रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं। 8,000 बच्चे सिर्फ रिटन एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। 8,000 बच्चों में से सारे 8,000 बच्चों को फिर कॉल आता है, एसएसबी होता है। 5 दिन का इंटरव्यू होता है उनका, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन का इंटरव्यू होता है, उसमें बच्चे का 360 डिग्री चेक किया जाता है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी हर एंगल से कम्युनिकेशन स्किल, उसका लीडरशिप क्वालिटीज़। आप अगर गूगल करोगे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ तो OLQs बोलते हैं उसको। 15 OLQs होते हैं। वो हमारे स्कूल के अंदर भी हम उन क्वालिटीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो बच्चा ऑफिसर बनेगा सिर्फ वो क्वालिटीज़ उसके अंदर ही होनी चाहिए। हम अगर हमारे स्कूल के करिकुलम में उन क्वालिटीज़ को डेवलप करने का कुछ प्लान बनाएंगे तो वो भी हमारे स्कूल लेवल पर बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगी। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में मैं आपको बताता हूँ, इनिशिएटिव। बच्चा अगर हम उसको बोलेंगे, हम उसको इनकरेज करेंगे कि कोई भी काम में आप इनिशिएटिव्स लो। लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सारे 15 क्वालिटीज़ है वो बच्चे के अंदर होने चाहिए। तो तब जा कर के वो 5 दिन का इंटरव्यू जो SSB होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है। उसके अंदर अगर बच्चा क्रैक करता है तो आपको बता देता हूँ 8,000 बच्चों में से 800 बच्चे वो SSB का इंटरव्यू क्रैक करते हैं। 800 बच्चों का फिर मेडिकल चेकअप होता है और मेडिकल चेकअप होने के बाद 400 के तकरीबन बच्चे मेडिकल चेकअप पास करते हैं और फिर मेरिट लिस्ट लगती है। 400 बच्चों को ऑफिसर लिया जाता है। तो अप्रैल अटेम्प्ट में 400 ऑफिसर्स और सितंबर अटेम्प्ट में 400 ऑफिसर। साल के 800 बच्चे जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी में एनरोल होते हैं। तो एक साल में पूरे इंडिया से सिर्फ 800 बच्चे ऑफिसर बनते हैं। अच्छा,
अगर बच्चे इतने ज़्यादा अनसक्सेसफुल हो रहे तो फिर मैं मेरे बच्चों को क्यों इसमें भेजूँ। रीज़न ये है कि 12वीं के लेवल पर ही एनडीए का सिलेबस ऐसा है, जैसा कि आप जानते हो यूपीएससी आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो एमपीएससी है, यूपीएससी है, वो सारा सिलेबस हम लोग 12वीं में ही बच्चा कवर कर लेते हैं। सब्जेक्ट के नाम बोलता हूँ, मैथमेटिक्स। गैट के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। गैट के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, साइंस, सोशल साइंस और एप्टीट्यूड, जनरल एबिलिटी टेस्ट, मतलब उसमें सारा कुछ हो जाता है। ज्योग्राफी होता है, बायोलॉजी होता है, फिज़िक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है। उसके बाद सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, सब कुछ बच्चा पढ़ लेते हैं। अनीस सर बोलते हैं जो बच्चा अगर एनडीए के लिए एनरोल होता है तो आखिरी दर्जे में वो आगे चल के तलाटी का एग्ज़ाम तो पास करता ही है। तलाटी मतलब विलेज ऑफिसर, तो विलेज ऑफिसर तो बन ही जाएगा वो, अगर बच्चा एनडीए के लिए टारगेट करेगा तो और ये हमने देखा भी है। तो 35 साल के एक्सपीरियंस में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 650 से ज़ायद बच्चों को ऑफिसर्स बनाए हैं अनीस सर के गाइडेंस में। तो ये जो छूटा हुआ मैदान है वो ये हमसे छूट रहा है। हमारी कम्युनिटी से बहुत कम बच्चे जो है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एनरोल होते हैं। ऑफिसर लेवल पर तो बहुत ही कम है, परसेंटेज 1% से भी बहुत कम है। तो इसकी तरफ हमें मुतवज्जो होना पड़ेगा, हमारे स्कूल के करिकुलम में इसको शामिल करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो बच्चे, कुछ बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ होती है जो मिलिट्री के लिए ये करते हैं, मतलब एलिजिबल होते हैं, तो उन बच्चों को गाइडेंस दे करके, उन बच्चों का प्रिपरेशन करके जो है उनको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए और उनको हिम्मत अफजाई की जाए कि वो इसमें एनरोल हों। उसके बाद अगर बच्चा ग्रेजुएशन लेवल पर जाता है तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी कई सारे एंट्रीज़ होते हैं। एफकैट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको बताओ सीडीएस का एग्ज़ाम होता है। सीडीएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी कंडक्ट करता है, वो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है। 23 साल की उम्र तक हर साल 6 महीने पर जो है दो सीडीएस के एग्ज़ाम होते हैं। तो 12वीं के लेवल पर भी एंट्री है, ग्रेजुएशन के लेवल पर भी एंट्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर भी एंट्रीज़ है। मैंने सिर्फ ऑफिसर लेवल की बात की, छोटे लेवल पर तो हज़ारों एंट्रीज़ हैं, उससे भी जो हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको बताता हूँ, अगर एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो अनीस सर ने जो है कुछ 4 एग्ज़ाम्स के बारे में हर जगह बात करते हैं। ये सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसकी हमने पूरी लिस्ट बनाई है हर स्टैंडर्ड के लेवल पर। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, ये 4 एग्ज़ाम हैं, आरएमएस, सैनिक स्कूल, नवोदया और आरआईएमसी। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हो। सैनिक स्कूल हर स्टेट में एक होती है, महाराष्ट्र में 2 है। सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, आप सारे लोग स्कूल से कनेक्टेड हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसकी बुक मिलती है मार्केट में, आप सिर्फ वो बुक देखो। ज़बरदस्त सिलेबस बनाया है। अगर हम बच्चों को छुट्टियों में, सैटरडे संडेज अगर हमारी स्कूल की छुट्टी होती है या फिर वैकेशन वाले दिन, अगर सिर्फ उस सिलेबस को पढ़ाएंगे भी, भले ही हमें सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं लेना है, लेकिन उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग बच्चों को करवाते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं, 2 साल पहले की बात करता हूँ मैं, 2-3 साल पहले तक स्कूल की तवज्जो जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की नहीं थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे लोग जो है फ़िक्र ले रहे हैं धीरे धीरे, और एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का सिलेबस स्कूल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात है, इसको इनकरेज करना चाहिए। क्योंकि सिर्फ स्कूल का सिलेबस पढ़ के जो है हम लोग बच्चे को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे एनडीए हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो उसका करियर डिसाइड करता है, सिर्फ स्कूल का सिलेबस पढ़ा करके नहीं होता। अनीस सर की लैंग्वेज में बोलता हूँ, बच्चे को 10वीं तक 2 रोटी खिलाते, फिर वो जैसे 11वीं-12वीं में आता तो नीट और जेईई और एनडीए के नाम पर 22 रोटी खिलाते, तो फिर बच्चा कैसे हज़म कर पाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि स्कूल के करिकुलम में मैथमेटिक्स को प्रमोट किया जाए। मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग अगर बच्चे की होगी तो वो कोई भी सब्जेक्ट कवर करता है। जैसे हम हमारे अनीस क्लासेस के अंदर ज़्यादातर हम लोग बच्चों को मैथमेटिक्स का डोज देते हैं। मतलब अगर 4 घंटा दिन में हमारे जो लेक्चर शुरू होते हैं 7:40 को शुरू होते हैं और मेन लेक्चर्स हमारे 4:40 को ख़त्म होते हैं, लेकिन 4:40 को बच्चे घर नहीं जाते। 4:40 से लेकर के 11 बजे तक बच्चे रुकते हैं हमारे पास, रात के 11 बजे तक। मतलब बच्चा 7:40 से आता है और रात के 11 बजे तक वो पढ़ाई करता है, तब जा कर के कुछ उसका नफ़ा होता है। तो हम भी हमारे स्कूल के अंदर कुछ ऐसा निज़ाम बनाएं कि बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी
प्री स्कूल मतलब प्री ग्रेजुएशन लेवल पर, प्री हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर ही वो कर पाए। तो इसका कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसका जो है सबसे आसान तरीका ये कि जो 4 स्कूल के नाम बताया मैंने, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये सैनिक स्कूल बताया मैंने, सैनिक स्कूल के ये पूरी लिस्ट है, ये पीपीटी किसी को चाहिए तो मिल जाएगी। ये 5 आरएमएस स्कूल है। ये आरएमएस स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आरएमएस चेल में है, अजमेर में है, बेंगलोर में है, बेलगाम में है और धौलपुर में। पांचों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, हम लोग बेंगलोर के आरएमएस स्कूल में गए थे। 70 एकड़ का कैंपस है और बच्चे जो पढ़ते सिर्फ 1000। उस कैंपस के अंदर सब कुछ है, घुड़सवारी सिखाया जाता है बच्चों को, 3 स्विमिंग पूल है बड़े बड़े ओलंपिक लेवल के। तो और ये पूरा फ्री है। अगर बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम अगर क्लियर करता है तो उसकी पूरी फीस और सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट के खर्चे पर करवाई जाती है और एनडीए के लिए प्रिपरेशन करवाया जाता है। मतलब बच्चे की तैयारी बचपन से ही इस तरह से करवाई जाती है कि वो एनडीए के लिए एलिजिबल हो जाता है। जो मिलिट्री के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें सिखाई जाती है स्कूल के लेवल पर। तो अगर हम भी हमारे बच्चों को यहाँ पर भेजने की फ़िक्र लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो तालीमी मैदान हमसे छूटा है डिफेंस वाला, वो हम जो है फिर से उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और आरएमएस के बाद आपको बताता हूँ, पूरे इंडिया में एक स्कूल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RIMC। ये पूरे इंडिया में एक ही कॉलेज है। ये 11th-12th में इनका हर बच्चा एनडीए क्रैक करता है। मतलब इसका जो एंट्री होती है ये भी स्कूल लेवल पर ही होती है। 9th स्टैंडर्ड से बच्चा तैयारी करना शुरू करता है, 10th में ये एग्ज़ाम होता है इस बच्चे का। तो अगर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल कॉलेज पूरे इंडिया का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम माना जाता है अनीस सर के अकॉर्डिंग। ये RIMC का जो एग्ज़ाम होता है बहुत डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि एक स्टेट से एक बच्चा उठाएंगे। महाराष्ट्र से सिर्फ एक बच्चा उठाएंगे, हर स्टेट से एक बच्चा उठाया जाएगा और ये कॉलेज में एडमिशन होगा। ये कॉलेज देहरादून में। तो इसका भी सिलेबस इतना ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइंड है, भले ही हम यहाँ पर हमारे बच्चों को ना भेजें, लेकिन इसका जो सिलेबस डिज़ाइंड है, इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अगर हम वैकेशन में इसको पढ़ाने की फ़िक्र लेंगे तो फिर आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो NDA हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये सिलेबस इसके ऐसे बने हुए हैं ना कि हम उसको हमारे स्कूल के करिकुलम में इंट्रोड्यूस करके वो गैप को फिलअप कर सकते हैं हम लोग। जो गैप रह जा रहा है, हर कोई रोता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, हम बच्चों का कैसे ग्रोथ करें। सब्जेक्टिव ग्रोथ अगर करना है तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का पानी हमें बचपन से बच्चे को पिलाना पड़ेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको हमारे स्कूल में इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। ज़िले के लेवल पर अगर मैं बात करूँगा तो इंडियन ज़िले के लेवल पर ये है जवाहर नवोदया विद्यालय है। ये भी हर ज़िले में एक नवोदया विद्यालय होता है। इसका एक ट्रस्ट है, वो ये संभालता है। इसमें भी बच्चे का साबुन का पैसा भी गवर्नमेंट देती है। मतलब टोटल खर्चा माफ़ हो जाता है। कुल मिला करके बच्चा अपना स्कूल का लेवल पर बेहतरीन एक मतलब इसके साथ टेक्नोलॉजी के साथ बच्चा पढ़ाई कर सकता है इसके अंदर। तो यहाँ भी मिलिट्री के इन्वायरमेंट में रख करके ही बच्चों को जो है ये चीज़ें सिखाई जाती है। परेड करवाया जाता है, हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाई जाती है, फिज़िकल एक्टिविटी सिखाई जाती है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग करवाया जाता है, जिससे आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है NDA मेन, जिससे ऑफिसर बना जाता है, वो भी हम लोग करना आसान हो जाता है। अनीस सर की मंशा यही है कि बच्चे को बचपन से ही इन एग्ज़ाम्स के बारे में बताया जाए, इन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करवाया जाए। और बहुत आसान है, अगर हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे इसको लेते हैं। मतलब जो स्कूल का सिलेबस होता है, हमारा एक्सपीरियंस बताते हैं, स्कूल का सिलेबस फिर उन्हें बोर लगने लगता है। फिर वो बोलते हैं नहीं, हमें दिन भर मैथमेटिक्स पढ़ाओ, हमें दिन भर ये एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की तैयारी करो। उनमें मज़ा आने लगता है। जैसे अभी हमारे भाई ने डोपामिन की बात की थी, वो डोपामिन रिलीज़ होने लगता है दिमाग के अंदर। तो बच्चे को जब चीज़ें समझ में आने लगती है ना, सब्जेक्ट समझ में आता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, ये हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और प्री नर्स क्या स्टार्टिंग में बताता हूँ मैं।
ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ट्वेल्थ के लेवल पर होते हैं। ये सारे एग्ज़ाम्स आप देख सकते हो। सीईटी के नीचे देखिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो है नीट के अंदर कम मार्क्स ला करके उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इंडियन डिफेंस के अंदर नर्सिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेल नर्सेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फॉरेन में भी और हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी। तो नर्सिंग के जो कोर्सेस होते हैं उसमें एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, MNS। तो MNS जो सर्विस है ना, MNS आप गूगल करोगे तो आ जाएगा। ख़ास तौर से गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है। MNS के अंदर सिर्फ गर्ल्स को अलाउड है। गर्ल्स जो होती है वो अपना MNS के नीट के अंदर कम मार्क्स ला करके, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर साल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 400 मार्क्स अगर नीट में आते हैं तो वो एलिजिबल है MNS के लिए। तो MNS के लिए अप्लाई करके भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 40,000 से उसकी सैलरी शुरू होती है और इंडियन गवर्नमेंट के जो सारे सुविधाएं मिलती है, जो भी मेडिकल की ये हो जाता है, बहुत सारे स्कीम्स होती है गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होती है अदर देन सैलरी। तो वो सारे बेनिफिट्स के साथ आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अपनी बच्चियों को भेज सकते हैं। आप गूगल करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आ जाएगी। तो हमारे बच्चे जो नीट देते हैं उनको सिर्फ ये ना बताया जाए कि MBBS कर ले, ये जो है होम्योपैथी कर ले, उसके साथ ये भी नर्सिंग के लिए भी उनको प्रमोट किया जाए। तो एक बैकअप प्लान होना चाहिए प्रॉपर कि अगर हमारे बच्चे इतने मार्क्स नहीं ला पाए, क्योंकि देखा ये जाता है कि एक बैच में अगर 100 बच्चा है तो बहुत हार्डली 10 बच्चे 500 के ऊपर मार्क्स लाते हैं नीट में, तो बाकी बच्चों का क्या। तो उसके लिए बैकअप प्लान, बैकअप जो है गाइडेंस हमारे पास होना चाहिए। एक करियर काउंसलर होना चाहिए हर स्कूल में, और एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो बच्चे की साइकोलॉजी के ऊपर भी ध्यान दे और वो क्या चाहता है उसके हिसाब से उसका करियर डिसाइड हो। तो उसके बाद आपको बताता हूँ, नाटा का एग्ज़ाम होता है, ये तो पता ही होगा आपको। नाटा का एग्ज़ाम दे करके बच्चा आर्किटेक्ट कर सकता है। फिर आइसर उन बच्चों के लिए है, आइसर भी 7 टोटल 7 कॉलेजेस है, 7 कैंपस है। ये रिसर्च के लिए ज़बरदस्त है। इसमें हर सब्जेक्ट की आप रिसर्च कर सकते हो। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है। इन सब के रिसर्च, अगर बच्चा रिसर्च के लिए जाना चाहता है तो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है 12वीं के लेवल पर, तो वो भी बच्चा दे सकता है। और आपको बताता हूँ JEE में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आइसर और ऐसे एग्ज़ाम्स जो ज़्यादा बच्चों को पता नहीं है, उसके लिए अगर हम हमारे बच्चों को एनरोल करते हैं तो कंपटीशन कम होने की वजह से वो सीट्स मिलना आसान है। तो आइसर हो गया। फिर आपको बताता हूँ क्लैट तो ये है। IMU-CT अभी एक नया आया है, IMU-CT और IMU-CT ये दोनों हैं। IME-CT अलग है, IMU-CT अलग है। अगर बच्चा इंडियन नेवी अलग है, मर्चेंट नेवी अलग है। आपको पता होगा मर्चेंट नेवी वो होता है जो शिपमेंट होती है ना, जो हाँ ये जो पहुंचाते हैं, शिप्स चलती है, तो इसको चलाने के लिए मर्चेंट नेवी के लिए ऑफिसर्स डिसाइड होते हैं। तो ये IMU-CT का एग्ज़ाम दे करके बच्चा मर्चेंट नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6 महीना पहले था, अभी 9 महीने तक वो समंदर में रहना पड़ता है और 3 महीने घर पे छुट्टी होती है। कोई कंपनीज आज भी 6 महीना समंदर में 6 महीना छुट्टी होती है विथ सैलरी। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को IMU-CT 12वीं के लेवल पर ही दिलाना चाहिए। ये भी काफ़ी आसान एग्ज़ाम है, मतलब अगर JEE के कंपैरिजन में देखा तो IMU-CT बहुत आसान होता है। फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इसके अंदर भी बच्चे जा सकते हैं। अभी इसरो बहुत ज़्यादा हाइप पर है, तो इसरो के अंदर भी इसरो का भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसका भी एग्ज़ाम 12वीं के लेवल पर भी एग्ज़ाम होता है इसरो का, वो भी हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं। तो आप अगर गूगल करोगे तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमारे से छूट रहे हैं, तो उनकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। CUET है, सब लोग जानते होंगे, जामिया है और JNU है, हमारे AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके अंदर बड़े बड़े जो कोर्सेस होते हैं उसके अंदर एंट्री कैसे ली जाए, तो ये CUET के थ्रू हम लोग एंट्री ले सकते हैं। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये भी 12वीं के लेवल पर होता है। तो हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। CUET में अभी इस साल 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था।
तो CUETs के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे कोर्सेज़ के अंदर ये कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा कि सिर्फ JEE नहीं, सिर्फ नीट नहीं, बल्कि उसके साथ साथ ये सारे एग्ज़ाम्स भी देने पड़ेंगे। एग्ज़ाम इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, अनीस सर हर जगह कहते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, आपने अगर एग्ज़ाम पास कर लिया तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। बच्चा क्या सोचता मुझे जाना ही नहीं है तो मैं एग्ज़ाम क्यों दूँ। तो हमें वो इनकरेजमेंट बच्चों को दिलाना पड़ेगा कि तू सिर्फ एग्ज़ाम दे, क्योंकि सिलेबस तकरीबन सेम है। जो बच्चा JEE पढ़ाई करता है वो बच्चा CUET का एग्ज़ाम उसके लिए बहुत आसान है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं CUET में, IMU CT में। तो जो बच्चा JEE के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनको इन सारे कोर्सेज़ के लिए आईसर का एप्टीट्यूड टेस्ट जो मैंने बताया उन सारे टेस्ट के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, एक आखिरी बात ये करूँगा कि JEE जो बच्चा देता है उसको भी मिलिट्री के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। JEE का एग्ज़ाम देता है, जैसे मैंने बताया कि NDA का एग्ज़ाम देने के बाद कितने सारे काम करने के बाद बच्चा इंटरव्यू के लिए देता है। एक और अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे JEE देते हैं उनको टेक्निकल एंट्री भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। टेक्निकल एंट्री क्या होती है, नेवी और एयरफोर्स ये दोनों में डायरेक्ट एंट्री होती है और फील्ड वर्क नहीं होता है, ऑफिस वर्क होता है और डायरेक्ट बच्चे को ऑफिसर लेवल पर एंट्री होती है। तो इसके लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है बस, आपको कोई एग्ज़ाम अलग से नहीं देना है। JEE में अगर आपके 80% मार्क्स है तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट फॉर्म। वो फॉर्म भर करके डायरेक्ट आपको कॉल आता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। तो ये भी हमारे बच्चों को हमें बोलना पड़ेगा। JEE का जो भी बच्चा एग्ज़ाम देता है उसको टेक्निकल एंट्री के थ्रू ऑफिसर लेवल पर एंट्री मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।